आज देखेंगे हम सांख्यिकी का हमारा दूसरा कालखंड है। इसमें देखेंगे आज पाई चार्ट और प्रायिकता, है ना, ये कैसे ज्ञात किया जाता है। और पाई चार्ट से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, आगे के क्लास में जाके देखेंगे या प्रतियोगी परीक्षा में, है ना, प्रतियोगी परीक्षा जैसे रहता है, बड़े बड़े एग्जाम होते हैं तो वहाँ पाई चार्ट के प्रश्न रहते हैं और एक ही नहीं, एक से ज्यादा प्रश्न उसमें बना देते हैं। एक प्रश्न पर वो 4-5 प्रश्न और जोड़ देते हैं साथ में, है ना। तो पाई चार्ट महत्वपूर्ण है आगे की परीक्षाओं के लिए। इसके अलावा प्रायिकता, इसका भी हम अध्ययन करेंगे और प्रायिकता का भी जो पाठ्यक्रम है आगे की क्लास में 10वीं और 12वीं में भी इसका उल्लेख है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं पाई चार्ट। देखते हैं ये पाई चार्ट क्या है ना। यदि आंकड़ों को वृत्त के त्रिज्या खंडों में दर्शाया जाए, है ना, जैसे हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर बनाया गया संपूर्ण कोण का जो मान होता है वो 360 अंश होता है ना। ये वृत्त है और इसके केंद्र पर जो कुल कोण बनता है ना, उसके त्रिज्या खंडों द्वारा, तो यहाँ पर कुल 360 अंश का कोण बनता है। 360 अंश को बांटकर, मतलब हम यहाँ पर कोण में, है ना, या अंश में दिए गए आंकड़ों को प्रदर्शित करेंगे, है ना, पार्ट पार्ट करके उसके लिए खंड बन जाता है, त्रिज्या खंड। और खंड खंड में हम यहाँ पर उसके मान को प्रदर्शित करेंगे, वो भी किस में आ जाएगा, अंश में आ जाएगा, है ना। 360 अंश को बांटना है, ये समझिए, है ना। लेकिन इसके भी दो कंडीशन होता है। कई बार अंश में पहले से दे दिया रहता है ना, त्रिज्या खंड में अंश के रूप में दे दिया रहता है, उसके एक्चुअल मान पूछा जाता है कितना होगा उसका मान। तो वो दूसरा तरीका है जिसमें हम जो अंश में दिया रहेगा उसको हम उसके मान को प्राप्त करते हैं। और ये पहला जो टाइप्स है, मतलब जो मुख्य टाइप्स है, वो है कोई आंकड़ा दिया रहेगा, उसको अंश में वृत्त के त्रिज्या खंड में प्रदर्शित करना है। चलिए देखते हैं, प्रश्न देखने में क्लियर हो जाएगा। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपये है ना। एक परिवार है जिसकी महीने की जो आय है, इनकम है, वो 12,000 रुपये है। परिवार के खर्च का पाई चार्ट बनाइए। अब किस किस मद में कौन कौन से क्षेत्र में जो खर्च होता है उसका पाई चार्ट से प्रदर्शित कीजिए, मतलब वृत्त के त्रिज्या खंडों में बनाकर बताइए, ये पूछा गया है। तो देखिए किस प्रकार से उसको ज्ञात करेंगे। ये देखिए खर्चा जो है विवरण दिया गया है मकान किराया में, है ना। जो मद है मकान किराया, मतलब क्षेत्र हो गया, कौन से क्षेत्र में जो खर्च हो रहा है और कितने रुपए खर्च हो रहा है। तो 1,500 रुपये आप देख रहे होंगे प्रश्न में, है ना। मकान किराया में 1,500 रुपये खर्च हो रहा है ना। दो प्रश्न है, कोई भी हम एक प्रश्न का देख सकते हैं, उसी सेम वैसा ही पैटर्न पर है। भोजन पर 6,000 रुपये खर्च होता है और शिक्षा पर 1,200 रुपये खर्च होता है। और मनोरंजन पर एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त जो खर्च है, मनोरंजन जो है उस पर 1,800 रुपये खर्च होती है और स्वास्थ्य पर 1,500 रुपये खर्च होती है। तो इस प्रकार से जो खर्च होता है उसका ब्यौरा यहाँ पर दिया है, एक सारणी दिया गया है। इसको पाई चार्ट में दर्शाना है, मतलब वृत्त के जो त्रिज्या खंडों में दर्शाना है। 360 अंश को बांट के बताना है कितने कितने अंश सभी मद के लिए आएगा। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्न को सब बनाने से पहले हम पूरे आंकड़ों को जोड़ लेते हैं। पूरे जितने भी जो मान दिया है, आंकड़ा दिया है, उसका योग कर लीजिए, मतलब मद का। मकान किराए में कितना है, भोजन में कितना है, शिक्षा में कितना है, मनोरंजन स्वास्थ्य में। लेकिन ये पहले से जोड़ दिया है। एक परिवार की मासिक आय, मतलब जितना जो आय है वो पूरा के पूरा उसमें खत्म हो जा रहा है ना। हमको और डबल जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर योग नहीं दिया रहता तो एक बार सबसे पहले हमारा काम क्या होता, पहले सबसे पहले उसको जोड़ते। ठीक है, तो यहां पर योग दे दिया है, आप जोड़ के देखेंगे तो ये 12,000 रुपये आ रहा है ना। ये 3,000 हो गया, 6,9 हो गया और ये 3 करके 12,000, मतलब जो मासिक आय है परिवार की वो पूरा खर्च हो रहा है सभी, है ना। तो सबसे पहले तो कुल यहां पर लिख दीजिए, जब हल करेंगे, है ना, हल करना शुरू करते हैं। तो परिवार की कुल मासिक आय या कुल खर्च, है ना, परिवार की मासिक आय जो दिया है उसको तो एक बार लिख ही लीजिए, है ना। परिवार की मासिक आय कितना दिया है,
12,000 रुपये। ये देखिए, ये मासिक आय है, लेकिन ये पूरा खर्च हो जाता है 1 महीने में। इसको हम कुल खर्च कह सकते हैं, है ना। मतलब सीधे सीधे लिखे, हम 60 में लिख रहे हैं, वैसे लिखना क्या चाहिए यहाँ पर, परिवार के मासिक आय में से कुल खर्च, है ना। तो पूरा हो ही जा रहा है, तो कुल खर्च कितना हो रहा है महीने में, है ना। महीने का जो खर्च है ये बताया गया है, ये महीने की खर्च है ना, ये ध्यान देंगे। तो कुल खर्च कितना हो जाता है, 12,000 रुपये। ये कुल खर्च को पहले निकाल लीजिए। अब एक एक को तो हम जैसे बनाते जाएंगे ना, तो वहां पर उसका उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान, ये इस प्रकार के जो पाई चार्ट वाला प्रश्न है, तो उसमें आंकड़ा जो दिया रहेगा उसका योग कर लेना। अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या दिया है कक्षावार, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पहले लिख लीजिए। इसके अलावा अगर अंक दिए हैं विषयवार, एक विद्यार्थी ने गणित में 10 नंबर पाया है, अंग्रेजी में 12 नंबर पाया है, अंक को अगर दिया है तो उस अंक को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, कुल अंक। इस प्रकार से तो खर्च पहले से प्रश्न में योग करके दे दिया है, जितने मासिक आय है उतने खर्च हो रहा है। तो कुल खर्च कितने हैं, 12,000 रुपये। अब इस 12,000 रुपये को 360 अंश में पूरा डिवाइड करना है, मतलब कवर करना है। 360 अंश जो है वो पूरे का प्रतिनिधित्व करेगी, कितना, 12,000 रुपये। मतलब कहेंगे 12,000 रुपये द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया जो कोण है वो 360 अंश है। 12,000 रुपये खर्च द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण 360 अंश है। तो इसको एक बार जरूर लिखेंगे, या एक और लिखने की तरीका है, देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए 60 हम अगर लिखना चाहेंगे, इसलिए 12,000 रुपये बराबर करके लिख दीजिए 360 अंश, है ना। ये पूरा पर्याप्त है अपने आप में। शाब्दिक अर्थ में आप लिख सकते हैं यहाँ पर 12,000 रुपये खर्च के द्वारा वृत्त पर बनाया गया संपूर्ण कोण 360 अंश होता है। अतः 12,000 रुपये बराबर 360 अंश। अब उसके बाद लिखेंगे ये 12,000 का जो रुपये का मान 360 अंश है, तो 1 रुपये खर्च के लिए है ना, 1 रुपये खर्च के लिए, 1 रुपये खर्च के लिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। ये देखिए 12,000 के लिए कितना बन रहा है, कितने अंश बन रहे हैं, टोटल 360 अंश बन रहे हैं। तो 1 रुपये खर्चे के लिए, है ना, 12,000 रुपये जब खर्च हो रहा है ना, तो उसके लिए 12,000 रुपये खर्चे के लिए 360 अंश बनता है। तो 1 रुपये खर्चे के लिए वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बनेगा, आप लोग जानते हैं हम किस प्रकार से जब गणित हल करते हैं क्या करते हैं, एक का निकालना है, ज्यादा का दिया है ना, 12,000 का दिया है 360 अंश, तो एक के लिए निकालेंगे, क्या करेंगे, भाग देते हैं, है ना। कुल जो दिए गए 360 है, उसमें 12,000 का क्या करेंगे, हम भाग देंगे, है ना। तो ये एक के लिए हो गया। तो इसी को आधार मानकर अब जितने का निकालना है, जैसे मकान किराया पर निकालना है ना, मकान किराया, या उसी को दूसरे शब्दों में 1,500 रुपये खर्च के लिए केंद्र पर बना कोण बराबर 360 बटा 12,000 में कितने को गुणा कर देंगे, 1,500 को, है ना। ये एक का है, तो एक का करेंगे कितने से, देखिए ना, ये 1 रुपया खर्चे के लिए है, तो 1,500 रुपये खर्चे के लिए कितना कोण होगा। मतलब सभी में तात्पर्य ये है, जब देखिए समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर जब कोई आंकड़ा दिया है और अंश में बदलिए, इस प्रकार से पूछा जा रहा है, बोला गया है कि अंश में उसको चेंज करो, वृत्त के त्रिज्या खंडों में बदलो पाई चार्ट में, तब क्या करते हैं, उस अंश को, मतलब 360 जो है नियत मान है, फिक्स है, 360 को कुल आंकड़ा से पहले डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। 360 अंश जो रहेगा, सभी प्रश्न के लिए 360 आएगा, उसको जो भी आंकड़ा दिया है उसके कुल योग से भाग देते हैं, और इसी को बारी बारी से सभी के साथ गुणा करते जाते हैं। तो सबका उसका अंश पता चल जाएगा, कितने कितने अंश का जो कोण डिवाइड होता है ये पता चल जाएगा। जैसे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए, मकान किराया लिखे, या तो इसको 1,500 रुपये भी लिख सकते हैं। देखिए मकान किराया भी लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें, मकान किराया पर खर्च
मकान किराया पर खर्च के लिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण, बार बार यही मतलब लिखना है शब्द को, मकान किराया पर खर्च के लिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा? देखिए 360 बटा 12,000 ये सभी में आएगा क्योंकि ये 1 रुपये खर्चे के लिए बना कोण है। तो मकान किराया कितना खर्च हुआ? 1,500 रुपये। तो 1 रुपये खर्चे में जब जितना कोण बनता है उसको 1,500 रुपये में कर देंगे तो उसका भी कोण मिल जाएगा, है ना। 360 बटा 12,000 सब में आएगा। देखिए इस प्रकार के जब आप प्रश्न को हल करते हैं, है ना, जब कोई आंकड़ा दिया है और उसको अंश में बदलना है तो 360 में दिए गए जो आंकड़ा है उसका जोड़ को भाग देंगे और पार्टिकुलर जिसका पूछा गया है उसको गुना करते जाइए। जैसे मकान किराए के लिए कितना दिया है यहाँ पर? 1,500। ये देखिए 360 बटा 12,000 सभी के लिए आएगा, सबके लिए नियत रहेगा, सिर्फ ये बदलते जाएगा। मकान किराए के लिए 1,500 है तो भोजन के लिए कितना है? 6,000। तो अगले में 6,000 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, जहां जहां कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, है ना। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 गुना 45, यहाँ 3 गुना 15 है, सॉरी, है ना। तो 15 तिया हो गया 45 अंक। ये देखिए 360 बटा 12,000 गुना 1,500 या 1,500। तो शून्य से शून्य, 3 शून्य जो है नीचे में है, 3 शून्य ऊपर में है, कैंसिल ही हो गया। 12 तिया 36, 3 गुना 15 बचता है तो 45 अंक। ठीक है। तो मकान किराया के लिए वृत्त के त्रिज्या खंड में, है ना, यहां पर जो बांटेंगे पाई चार्ट में, तो कितने अंश बांटेंगे? 45 अंश। इसी प्रकार भोजन के लिए, मैं इसको 60 में लिखता हूं, भोजन पर खर्च के लिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण बराबर 360 बटा 12,000 गुना भोजन में कितना खर्च हो रहा है? 6,000, है ना। तो ये देखिए पूरा शून्य शून्य पूरा कैंसिल हो गया, 3 शून्य इसमें है नहीं। अब और यहां से और कर सकते हैं, 6 कम 6, 6 दूने 12, है ना। तो 360 बटा 2, 360 बटा 2 मतलब 360 का आधा कितना हो जाएगा? 180 अंक, है ना। भाग देने आना चाहिए, 3 0 तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो ही गया। 6 का पारा पढ़ते हैं, 2 बार जाता है, 6 दूने 12। अब 2 से 360 को भाग देते हैं तो 180 अंश। देखिए भोजन पर सबसे ज्यादा खर्च, है ना, बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। आधे कुल वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है 360 अंश बनता है, तो 360 अंश का आधा कितना हो गया? 180 अंश। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए मकान जो भोजन है, भोजन पर जो खर्च हो रहा है और ज्यादा भी दिया है 6,000 रुपये, है ना। 12,000 जो उनकी इनकम है महीने का, मासिक जो इनकम है, मंथली इनकम है, उसमें 6,000 रुपये भोजन में खर्च हो रहा है। अगला भोजन के बाद क्या है? शिक्षा, है ना। शिक्षा पर खर्च के लिए केंद्र पर बनाया कोण 360 बटा 12,000 गुना 1,200, है ना। शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है? 1,200। तो देखिए ऊपर और नीचे हम शून्य को काटते जाते हैं, 1 और 0 कैंसिल हो गया तो 12 से 12 भी कट गया, तो केवल 36 बच रहा है। ये देखिए 3 शून्य नीचे है और 3 शून्य 1 2 3 ऊपर है, कैंसिल हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो केवल 36 बच रहा है। कितना बच रहा है? 36 अंक। ठीक है। और उसके बाद है अगला मनोरंजन में, है ना। मनोरंजन में कितना खर्च हो रहा है? 1,800 रुपये। तो यहां लिख दीजिए मनोरंजन पर खर्च के लिए केंद्र पर बनाया कोण बराबर 360 बटा 12,000 गुना कितना हो जाएगा? 1,800, है ना। शून्य से 3 शून्य नीचे है, 3 शून्य ऊपर है, कैंसिल हो गया। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 3 गुना 18, 3 गुना 18, है ना। तो 18 तिया कितना हो गया? 54। अगर आप लोगों को दिक्कत हो रहा है तो, है ना, देखने में थोड़ा सा आप लोग ऑटो रोटेट ऑन कीजिए और ऑन करने के बाद ना आड़ा कीजिए तो लगभग पूरे स्क्रीन में आ जाता है। ठीक है। ऑटो रोटेशन ऑन कीजिए, आड़ा करके स्टेबल कर दीजिए उसको। चलिए अगला देखते हैं, स्वास्थ्य पर देखते हैं। स्वास्थ्य पर खर्च के लिए केंद्र पर बनाया कोण
तो सीधे सीधे इस शब्द को पूरा सेंटेंस को पूरा करना है। स्वास्थ्य पर खर्च के लिए केंद्र पर बनाया गया कोण बराबर 360/12,000, ये सभी में आ रहा है नियत, है ना। मतलब सभी प्रश्न में इसी प्रकार से करेंगे। 360 तो फिक्स है ना, ऊपर रह गए। अब ये जो है उसके आंकड़ा पर डिपेंड करता है कि प्रश्न में कितने आंकड़ा दिए, क्या आंकड़ा दिया है, उसको जोड़ेंगे पूरे और जोड़ के भाग में लिखेंगे। अब देखिए इसके लिए कितना है, 1500 है ना। एक इधर का शायद दूर हो जा रहा है ना, इसमें लैपटॉप में भी कवर नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ 360/12,000 गुना कितना है 1500, है ना। तो देखिए 3 जीरो ऊपर है और 3 जीरो नीचे है। 12 3 36, मतलब 3 गुना 15 यहाँ पर भी आ गया। 15 3 45 अंश, है ना, दो बार आ गया 45 अंश। ठीक है। अब देखिए हमारा अगला जो कार्य है वो वृत्त के त्रिज्या खंडों में मान को प्रदर्शित करना है। अंश में दिए गए जो अंश आया है, देख लीजिए कितना कितना आया है। मकान किराए पर जो खर्च है उसके लिए कोण 45 अंश आया है, भोजन पर 180 अंश आया है, शिक्षा पर 36 अंश आया है, और मनोरंजन पर 18 3 54 अंश आया है। ठीक है, इसको गुणा करना बचा था। और स्वास्थ्य पर 45 अंश आया है। पूरे जोड़ के देखिए आप लोग तो 360 अंश आएगा। जोड़ने पर कितने अंश आएगा, 360 अंश। तो देखिए आप यहां कैसे दर्शाएं हम इस वृत्त में, किस प्रकार से प्रदर्शित करें। तो आप कहीं से भी एक त्रिज्या खींच दीजिए जहां आपको उचित लगे, है ना। कहीं पर भी आप एक त्रिज्या खींच सकते हैं, सीधे सीधे भी खींच सकते हैं। ये देखिए हमने एक त्रिज्या खींच दी है। वृत्त के केंद्र से परिधि को मिला दिए। कहीं पर भी आप किसी भी दिशा में एक त्रिज्या खींच लीजिए, इसके लिए बाध्यता नहीं है कि किधर से खींच रहे हैं। ठीक है। अब उसके बाद कोई एक कोण को लेते जाइए। पहले सबसे पहले कितने अंश है, 45 अंश, है ना। तो ये देखिए ये हमारा पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया। अब आप चांदा रखेंगे, चांदा ऐसे केंद्र में, है ना, आधार को मिलाते हुए, और ये जो केंद्र है इसको मिलाते हुए। यहाँ पर जो चांदा कैसे रखते हैं आप लोग को पता है ना। जो ज्वाइंट है मूल बिंदु, उसको हम केंद्र में मिलाते हैं और रखते हैं। और 45 अंश मतलब देखिए 90 से ज्यादा रहता है तो फैला हुआ रहता है, और 90 से कम जो है न्यून कोण बनता है। तो 45 कहां पर आएगा, ये देखिए दो तरह से दिख रहा है। एक इधर भी दिख रहा है, ये फैला हुआ है, ये 45 नहीं है, हम कम को देंगे, है ना। 45 अंश मतलब 90 से कम, न्यून कोण बन रहा है, मतलब ये वाला नीचे वाला जीरो, है ना। 0 10 20 30 40 50 लिखा ना, 40 और 50 के बीच में एक ऐसे बिंदु को लगा लीजिए पहले, है ना। ये बिंदु हम बना दिए। अब इस बिंदु को मिलाते हुए, है ना, स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और एक रेखा ये खींच लेंगे। तो ये जो भाग है ये 45 अंश है। लेकिन यहाँ 45 अंश है, और यहाँ हम लिख सकते हैं क्या है, ये मकान किराया। यहाँ पर आपके पास जगह है तो यहाँ लिख सकते हैं मकान किराया। ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ाएंगे। देखिए अब कहाँ रखना है, ये आधार बन जाएगा हमारा, है ना। इसको आधार बनाओ, चाहे इधर के लाइन को आधार बनाओ। अब देखिए भोजन पर 180 अंश, और आप लोग जानते हैं 180 अंश का मतलब होता है आधा वृत्त कवर कर रहा है। तो 180 अंश जब बनाएंगे तो ये देखिए इस प्रकार से पहले मूल बिंदु कर दीजिए, आधार को मिलाइए। अब 180 मतलब सीधे सीधे आता है ना। ये शून्य लिखा है ना, शून्य जीरो, है ना, जीरो भी लिखा है, 180 लिखा है। चांदा आप निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा। मतलब सीधा लाइन, सरल रेखा। जब भी आप 180 अंश पढ़ते हैं, है ना, 180 अंश का मतलब क्या होता है, सरल रेखा, सीधी रेखा। मतलब एक लाइन है, पहले से त्रिज्या बनाए उसको सीधा आगे बढ़ा दीजिए, बस सीधा, आपको मापने की जरूरत नहीं है। एक जो लाइन है उसको सीधा आगे बढ़ा दीजिए। देखिए ये 180 अंश है ये वाला, और ये किस पर है, भोजन पर खर्च हो रहा है। मतलब आय का आधा जो हिस्सा है वो भोजन पर खर्च हो रहा है। अब देखिए उसके बाद कितने अंश का बनाना है, 36 अंश शिक्षा है, तो इसको रख दीजिए। और कहीं पर भी इस प्रकार से, किसका नंबर है, शिक्षा, हाँ हाँ, तो ये यहां रखेंगे 36। देखो 10 20 30 और ये 36। 36 अंश का थोड़ा छोटा बन रहा है, तो इस प्रकार से ये बनेगा।
36 के बाद है मनोरंजन पर 54 अंश है ना। ये हो गया 36 हो गया। अब मनोरंजन पर तो यहाँ पर से हम 54 अंश बनाते हैं, तो 10 20 30 50, ये 54, और उसके बाद बच गया 45, है ना। तो इस प्रकार से ये बनेगा, ये 54 हो गया, ये 45। तब अंश में उसको लिख दीजिए वहां पर, या उसका नाम भी लिख दीजिए, मकान किराए में कितना है। तो इस प्रकार से आप लोग बांट लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पाई चार्ट। और प्रश्न है, एक और दिया है, उसमें अंक दिए है, प्राप्तांक। तो पूरे अंक को पहले जोड़ लीजिए, और अंक को जोड़ के 360 से भाग देना है। और एक एक जो वहां पर प्रश्न दिया है, जुलाई माह में कितने अंक पाए हैं उसको आप निकाल सकते हैं, है ना। मतलब जुलाई माह में प्राप्तांक के लिए केंद्र पर बना कोण बराबर 360 बटा इसका जोड़ आएगा। कितना जोड़ आता है, जोड़ के देखिए, गुणा 40। जुलाई माह के लिए कितना हो जाएगा, 40, क्योंकि 40 दिया है। और अगस्त के लिए कितना दिया है, 45 का गुना करेंगे। तो सेम इसी पैटर्न से बनाएंगे, और ये इस प्रकार से पाई चार्ट का हमारा प्रश्न चालू हुआ है। चल अब हम देखते हैं प्रायिकता, है ना। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग पूछिए, जरा सा भी अगर इसमें डाउट है कहीं पर भी तो आप लोग पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण है, आगे की प्रतियोगी परीक्षा का पेपर उठा के आप देखिए, है ना। पाई चार्ट का एक आध प्रश्न रहेगा वहां पर, दोनों तरह से बनता है। इसका दूसरा तरह और बताऊंगा तो एक कालखंड ही खत्म हो जाएगा। हालांकि दूसरा तरह का यहाँ पर प्रश्न नहीं है, कई बार अंक में दे दिया रहता है। आप लोग अगर देखेंगे, एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल 10वां नंबर में दिया है उदाहरण में, एक जो फसल का दिया है, फसल का चार्ट बनाया है उदाहरण में, वहां देखेंगे तो वहां पर अंश में दे दिया है, उसको क्विंटल में बदलना है। अंश में दिया है, उसको किस में बदलना है, क्विंटल में। तो जस्ट इसका विलोम चलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग देखेंगे। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, प्रायिकता, है ना। कोई डाउट नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए बनाने का। इसमें तो कहीं से भी एक त्रिज्या खंड, पहले एक त्रिज्या खींच लेते हैं, उसके बाद उसमें मापते जाते हैं। अब स्वाभाविक है 360 है तो बराबर ही बटेगा वो। चांदा का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें त्रुटि नहीं होता। हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड हम बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम जब उसको कॉपी में बनाएंगे चांदा से माप के तो बराबर माप का जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्रायिकता देखते हैं। प्रायिकता क्या है, किसी घटना के घटित होने की संभावना ही प्रायिकता है ना। प्रायिकता का और आप डीपली अध्ययन करेंगे, 12वीं गणित लेकर अगर पढ़ते हैं तो 12वीं में भी इसका उल्लेख है, और 10वीं में भी इसका उल्लेख है ना। प्रायिकता क्या है, किसी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं, और उसको एक भिन्न में दर्शाते हैं। जैसे, है ना, भिन्न भी आ सकता है और कई बार पूर्णांक भी हो सकता है, अगर दोनों बराबर रहे। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला, है ना, सिक्का को उछाला और आपको पूछा कि मैं ये हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना, जिसको चीट या पट बोलते हैं। चीट आएगा कि पट आएगा, या तो इस प्रकार से पूछूंगा, इसमें चीट आएगा, ऐसी कोई क्या संभावना है चीट आने की। इस सिक्का को एक बार अगर उछाल रहा हूं तो चीट आने की संभावना क्या है, टेल आने की संभावना क्या है, उसी को टेल बोलते हैं। तो देखिए इसमें यह देखते हैं अनुकूल घटना कितने हैं। सिक्का में एक क्या होते हैं, चीट होते हैं, और एक क्या होते हैं, पट होते हैं। एक टेल होते हैं, एक हेड होते हैं। तो अनुकूल कितने हैं, चीट आने की स्थिति कितने हैं, एक है, लेकिन आ सकता है कितने तरीके से, दो, या तो चीट या पट। तो अनुकूल घटना को ऊपर लिखते हैं अंश में, अनुकूल घटना को अंश में लिखते हैं, जो हो सकता है ना, जो अनुकूल है घटना उसको ऊपर लिखते हैं, और इसको अनुकूल परिणाम भी बोलते हैं। अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं, चीट कितने आ सकते हैं, एक सिक्के में एक ही चीट आएंगे ना, लेकिन कुल कितने परिणाम आ सकते हैं, या तो पट भी आ सकते हैं, वो चीट से क्या आ सकते हैं, पट, तो 1/2। ये देखिए कुल परिणाम को नीचे लिखते हैं, अनुकूल परिणाम को ऊपर लिखते हैं। अगर आपको पूछा जाए गणितीय भाषा में चीट आने की प्रायिकता क्या है, सिक्का को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता क्या है,
तो आप एक बार में बता देंगे 1/2 है, क्योंकि एक टेल रहते हैं लेकिन दो तरीके से वो आ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इस पर आधारित प्रश्न है। ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। ताश का देखिए, ताश जो खेलते हैं हम लोग, है ना, उसको उसे मनोरंजन का एक साधन रखते हैं समय के लिए, लेकिन ताश का गणित में भी बहुत बड़ा रोल है। प्रायिकता का आप गणित पढ़ोगे आगे भी 10वीं में भी, तो ताश का भी प्रश्न रहता है। ताश के पत्ते की जानकारी आपको रखना जरूरी है। ताश के गड्ढे में कुल 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्ते में 4 प्रकार के मतलब उसमें पत्ते होते हैं, मतलब 13-13 का उसमें अलग अलग पत्ते रहते हैं। आप लोग जानते होंगे, ईंट का रहता है ना, पान का रहता है और हुकुम का रहता है और एक चिड़ी बोलते हैं ना, इसका रहता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के जो पत्ते होते हैं 13-13 का रहते हैं और सभी जो अंक है 13 प्रकार के जो पत्ते हैं सभी 4-4 हो जाते हैं, है ना। एक हुकुम का हो जाएगा, एक पान का हो जाएगा, एक ईंट का हो जाएगा, एक चिड़ी का हो जाएगा। उसमें इक्का इक्का कितने होते हैं? 4 होते हैं। और हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? एक ताश के गड्डी में हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13 होते हैं। और बादशाह कितने होते हैं? 4 होते हैं, है ना। आप लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हो। गुलाम कितने होते हैं? जिसमें जे लिखा रहता है, जे कितना होता है ना। क्वीन कितने होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस पर कैसे बनाएंगे इसको। ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ताश की गड्डी से ईंट का एक पत्ता निकालना है, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ताश की पत्ती में पहले तो हम डिटेल बता देते हैं। यहां पर ताश के गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या, ये ताश वाला जब प्रश्न आएगा ना, तो ये पहला नंबर का ये पॉइंट लिखना है। कुल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितने हैं? 52। अब ईंट का पत्ता, ईंट के पत्तों की संख्या कितने हैं? ईंट के पत्तों की संख्या, ईंट के पत्ते कितने होते हैं? कोई बताएंगे? ताश के गड्डी में 52 पत्ते हैं, तो ईंट के कितने होते हैं? कोई नहीं बता रहे हैं। हाँ, ताश के जो गड्डी है कुल पत्ते 52 हैं, तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं? सभी 13-13 होते हैं, 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। अब देखिए यहां पूछा गया है, ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचते हैं, एक पत्ता निकालते हैं, तो वहां ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां लिखेंगे, पहले तो कुल पत्ते 52, ईंट के पत्ते 13। अब देखिए 13 हमारा अनुकूल परिणाम है, केवल 13 परिणाम ऐसा है जो ईंट का हो सकता है। और कुल परिणाम कितने हैं? कुल कितने तरीके से आ सकता है? हो सकता है कि वो ईंट का ना आए। 52 पत्ते में कोई भी आ सकता है। 52 पत्ते में एक पत्ता हम निकालेंगे तो 52 पत्ते में कोई भी हो सकता है, लेकिन ईंट के पत्ता होगा कितने हैं ऐसे? अनुकूल स्थिति कितने हैं? 13 है। 13 पत्ते ऐसे हैं जो ईंट के ही हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सीधे सीधे लिख सकते हैं, ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता, है ना। एक पत्ते खींचने पर या एक पत्ते निकालने पर ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता बराबर 52 में से, है ना, 52 में से कितना? 13। ईंट के पत्ते होने की प्रायिकता क्या है? 52 में से 13। अब जब इसको भिन्न में डिवाइड में लिखेंगे तो ये 13 पहले आएगा, 13/52, है ना। अभी भी पढ़ेंगे 52 में से 13। 13/52 का क्या मतलब है? 52 में से 13। जैसे आप गणित में टेस्ट लिए 10 नंबर का, आपने 8 नंबर पाए, तो क्या बोलते हैं? 10 में से 8। भले लिखते हैं 8/10, लेकिन बताएंगे क्या? 10 में से 8 नंबर पाए। वैसे ही 52 में से 13, ईंट के पत्ते 13 है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं इसकी जो फार्मूला है, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल हमारे पास 13 है जो ईंट के पत्ते हैं, और कुल परिणामों की संख्या, कुल कितने पत्ते हैं? 52। लेकिन अभी भी ये पूरा हल नहीं हुआ है क्योंकि भाग जा रहा है। 13 एकम 13, 13 चौक 52, 1/4, 1/4। चलिए अगला,
एक टोकरी में 10 सेब है, 8 अनार है और 12 अमरूद है, तो टोकरी में से एक सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी? ये देखिए एक टोकरी है, टोकरी में 10 सेब है, 8 अनार है और 12 अमरूद है, टोकरी से एक सेब निकालना है, तो सेब निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहां लिखेंगे टोकरी में कुल फल है ना, टोकरी में कुल फल, तो यहां एक बार लिख सकते हैं 10 सेब, कामा लगा के 10 सेब, 8 अनार और क्या है अमरूद, कितने हैं 12 अमरूद। अब उसके बाद लिखिए जोड़ दीजिए कुल फल में 10 धन 8 धन 12, तो कुल कितने हो गए 12 8 20 और 10 30 फल। टोकरी में कुल फल कितने हैं 30 है। अब जब एक फल वहां से निकालेंगे तो ये 30 में से कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या फल पूछा गया है सेब फल। और ये देखिए टोकरी में कुल फल बराबर 30, अब सिर्फ जिसको पूछा है उसी पर फोकस करना है, सेब फल। तो टोकरी में कुल फलों की संख्या लिख दीजिए ना इसको, और टोकरी में सेब फल की संख्या या सेब फलों की संख्या, सेब फल ही होगा की संख्या, सभी अलग अलग फल है तब फल होगा, फल की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, सेब फल कितने हैं 10 है। ये देखिए टोकरी में कुल फल, कुल मान पहले निकाल लीजिए, ताश के पत्ते में हमको पता है 52, तो एक बार में हम लिख दिए। यहाँ पर 3 मान दिए हैं, 3 प्रकार के फल है, उसको जोड़ लीजिए, वो टोकरी में रखा हुआ है, आप एक फल निकालेंगे तो उसको सेब होने की प्रायिकता होनी क्या होगी, है ना। तो कुल सेब कितने हैं 10 है, मतलब अनुकूल परिणाम कितने हैं 10 और कुल फल कितने हैं 30, कुल परिणाम 30 है, अनुकूल परिणाम 10 है। तो 10 ऐसा है जो सेब वहां से आएगा ही, लेकिन ये 30 में कोई भी आ सकता है। तो यहां लिखेंगे टोकरी से एक सेब निकालने की प्रायिकता, एक सेब फल निकालने की प्रायिकता प्रायिकता 30 में से, इस प्रकार से लिखेंगे ना 30 में से, जैसे यहां लिखे देखिए 52 में से 13 लिखे ना, वैसे 30 में से 10 और 10 पहले ऊपर आ जाएगा 10/30 और 10/30 मतलब 0 0 का ठीक है 1/3, एक तिहाई वहां सेब है 1/3। टोकरी से एक सेब निकालने की प्रायिकता हो गया 1/3, है ना। चलिए आगे और बढ़ते हैं, हमारे पास और समय है अभी, तो हम चालू कर लेते हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, अगला देखते हैं। चलिए एक साइड को मिटा के दूसरे साइड लिख सकते हैं आप लोग। अगला, पासे के एक उछाल में उसके शीर्ष पर उसके ऊपर पर, है ना, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासे के बारे में आप लोग भली भांति परिचित है, पासे में आप लोग खेलते भी है ना। एक घनाकार आकृति की होती है पासा, और उसमें 6 अंक तक आते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसके शीर्ष पर सम संख्या आना चाहिए बोलते हैं। क्या आना चाहिए ऊपर में, शीर्ष मतलब ऊपर में, है ना, उछालने पर उसमें क्या आना चाहिए सम संख्या। तो कितने सम होते हैं आप बता सकते हैं आप लोग कोई, पासे में कितने सम संख्या आते हैं और कितने विषम होते हैं? क्या 1 से लेकर कितने तक रहता है 6 तक, तो कितने सम होते हैं और कितने विषम होते हैं बताइए, है ना, है ना। 3 विषम होते हैं, देखिए हाँ हाँ 3 आएगा ना, 1 3 5 विषम हो गया, और 2 4 6 लिखा है वो क्या हो गया सम हो गया। तो 3 सम होते हैं और 3 क्या होते हैं विषम होते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको अलग ढंग से और बना सकते हैं, पासे के फलक पर कुल संख्या क्या क्या होते हैं, इस प्रकार से हम बता सकते हैं कोष्टक लगा के, कुल कितने होते हैं
6 होते हैं और क्या क्या होते हैं, ऐसे कोष्टक लगा के 1 2 3 4 5 6, इसको इस प्रकार से दर्शा दीजिए। ये इस प्रकार से 6 अंक होते हैं, कुल संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं, है ना। और सम संख्या क्या क्या होते हैं पासे के फलक पर, तो सम संख्या क्या क्या होते हैं, 2 4 और 6, और 2 और 4 और 6 है तो कुल कितने हो गए, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 1 2 3, मतलब 3 सम संख्या है और 3 विषम है। कुल संख्या है उसके 6 है, 1 2 3 4 5 6, और सम संख्या में 2 4 और 6 आता है, अर्थात सम संख्या बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। पासे के उछालने पर शीर्ष पर सम संख्या आने की प्रायिकता, यहां लिखेंगे पासे को उछालने पर शीर्ष में सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या है ना, पासे को उछालने पर, है ना, उसके शीर्ष में सम संख्या आने की प्रायिकता, क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर पूछे करो भैया, एकदम चुप नहीं रहना है, विद्यार्थी लोग ध्यान देंगे, जो भी समस्या है आप लोग संवाद भी करते जाइए, है ना। तो पासे को उछालने पर शीर्ष में सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, 6 में से 3 तीन कंडीशन ऐसा है, पासे में 1 से लेकर 6 अंक आते हैं, क्या क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 6, जिसमें सम संख्या 2 4 और 6 है, मतलब कुल कितने हैं, 3। मतलब जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो अनुकूल परिणाम में कुल परिणाम को भाग देते हैं, अनुकूल परिणाम। तो यहाँ पूछा गया है पासे को उछालने पर शीर्ष में सम संख्या आने की प्रायिकता, तो कुल 6 है, 6 में से कितने हैं, 3, लेकिन आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, वो विषम भी आ सकते हैं। तो 6 में से 3, और ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर लिखेंगे, है ना, बटा 6, 3/6, और 3/6 मतलब 1/2, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1/2 मतलब आधा कंडीशन ऐसा है जिसमें सम संख्या आ सकता है, और आधा ऐसा है जिसमें विषम आ सकता है। तो सेम विषम का भी निकालना है तो इसी फार्मूला को हम अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सम संख्या की जगह विषम संख्या हो जाएगा, और यहाँ 1 3 और 5 लिखेंगे। विषम भी पूछा जाए तब भी उत्तर 1/2 आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, और सिक्का वाला आ ही गया है ना, इधर इसको मिटा देते हैं, अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो। यदि एक सिक्का उछाले तो उसमें चित आने की संभावना ज्ञात कीजिए, टेल आने की संभावना ज्ञात कीजिए, और पट आने की संभावना भी ज्ञात कीजिए, दोनों पूछ दिया है, तो बारी बारी से हम उसी को प्रदर्शित करेंगे, है ना। तो सिक्का के बारे में मैं इसके पहले ही बता चुका हूँ, सिक्का में एक चित होता है, एक पट होता है ना, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो एक बार अगर उछाले, है ना, तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी, चित आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 2, मतलब सिक्का 2 तरह से आ सकता है, लेकिन चित कितने में आएगा, 1 में आएगा। तो अनुकूल परिणाम में कुल परिणाम को भाग देते हैं तो उसकी प्रायिकता ज्ञात हो जाती है, मतलब 1/2। देखिए यहां पर किस प्रकार से लिखेंगे, सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, कुल परिणाम क्या क्या आ सकते हैं। एक बार तो आप ऐसे इस प्रकार से वर्गाकार कोष्टक लगा के एच और टी लिख सकते हैं, है ना, हेड और टेल, और कुल कितना हो गया, 1 और 1 कितना हो गया, 2, है ना, तो कुल परिणाम कितना हो गया, 2। अब सिक्के के शीर्ष पर, है ना, सिक्के के शीर्ष पर चित आने की, है ना, जिसको टेल बोलते हैं, आने की घटना लिख सकते हैं, या अभी प्रायिकता नहीं निकाल रहे हैं ना, तो घटना क्या हो जाएगा, कितने होते हैं, 1 होते हैं, है ना, तो 1 1 है, देखिए यहाँ पर एक टेल है, तो टेल को पूछा है, तो
तो यहाँ पर टेल कितने बार आते हैं या चित कितने बार आ सकते हैं, हाँ कितने आ सकते हैं, तो एक ही चित होते हैं और एक क्या होते हैं, पट होते हैं, एक हेड होते हैं, एक टेल होते हैं। तो एक बार इसको इस प्रकार सर्पाकार कोष्ठक में टी लिख दीजिए और संख्या को 1 दर्शाइए, 1। तो कुल परिणाम 2 है और आने की जो घटना है उचित अनुकूल परिणाम जो है 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्के को उछालने पर, सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता, उनके शीर्ष पर ना, उनके शीर्ष पर चित आने की प्रायिकता 2 में से 1, सीधे लिखेंगे 2 में से 1, और 2 में से 1 मतलब 1 ऊपर और 2 नीचे आ जाता है ना, 1/2 इस प्रकार से इसको हम बनाएंगे 1/2। तो सेम ऐसा ही उसका बनेगा, किसका, पट का, जिसको हेड बोलते हैं, उसका भी इसी प्रकार बनेगा। या टी के जगह एच लिख देंगे, बस यहां पर से चेंज होगा, इधर चेंज नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो शब्दावली है चित के जगह पट लिखेंगे, हेड या टेल, इस प्रकार से इसको बनाएंगे। तो ये प्रायिकता भी हमारा हो गया और पाई चार्ट है। में अगर कोई भी और आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग व्हाट्सएप से या फोन से जिससे भी जानकारी लेना चाहें आप लोग संपर्क करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आप लोग पुनः वही हमारा संध्याकालीन जो समय है 5 बजे, उसमें आप लोग ज्वाइन करेंगे।